वेलकम टू JLNS IC सोशल स्टडी क्लासेस। मैं रुद्र नारायण आज उपस्थित हूँ हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय के साथ, जो कि है विकास, डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विकास का मतलब होता है प्रगति, तरक्की, सुधार। इसकी धारणा हमेशा से हमारे साथ रही है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता है, क्या हम सभी का जीवन और बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या इसमें और अधिक समानता आ सकती है। विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इससे संबंधित कुछ मुद्दों को आप और गहराई से अपनी उच्च कक्षाओं में भी सीखेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इस अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों में भी मिलेंगे, क्योंकि जो जीवन आज हम जी रहे हैं वह कहीं न कहीं हमारे अतीत से अर्थात इतिहास से भी प्रभावित रहा है। साथ ही राजनीतिक प्रक्रियाएं भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती रही हैं। आइए समझते हैं कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न लोगों का विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है या होता है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरतें पूरी होने पर वो और आगे बढ़ता है। जैसे पैदल चलने वाले व्यक्ति को साइकिल मिल जाए, उसके लिए वही विकास होगा। साइकिल वाले को मोटरसाइकिल मिल जाए, समझिए विकास के लक्ष्य को वो आगे लेकर बढ़ता है। यहाँ दी गई तालिका के माध्यम से हम समझेंगे कि अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य किस तरह अलग अलग होते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। इस तालिका में दे रखा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। अब हम देखेंगे कि इसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, उसे क्या ज़रूरत है। ये वो मजदूर है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसे काम करने के अधिक दिन मिलें, अर्थात वो खाली ना बैठे, उसको अधिक मजदूरी मिले, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल हो और समाज उसके साथ बराबरी का व्यवहार करे। दूसरा उदाहरण देखते हैं पंजाब के एक समृद्ध किसान का। हम जानते हैं कि किसान की सबसे बड़ी तरक्की ये होगी कि उसकी उपज का अधिक समर्थन मूल्य मिले, उसकी कमाई अधिक हो, उसके काम के लिए सस्ते और मेहनती मजदूर मिलें। ये उसके लिए विकास का मापन हो सकता है। तीसरा, वह किसान जो सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है, उसे क्या ज़रूरत है कि सिंचाई के साधन उसके पास अच्छे हों ताकि उसकी फसल बर्बाद ना हो मौसम की मार से। इस तरह तमाम सारे उदाहरण हम देख सकते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य होंगे। आइए आय के साथ साथ हम और कुछ अन्य लक्ष्यों पर भी ध्यान देते हैं और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आय अधिक होने से हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अधिक आमदनी के अतिरिक्त लोग समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर पाने की भी इच्छा रखते हैं, भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, बेहतर जीवन के लिए अधिक कमाई और भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती, उनके साथ ही अन्य चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे शुद्ध वातावरण मिले, अच्छा मित्र और पड़ोसी मिले। जरूरी नहीं कि अधिक कमाई करने वाला व्यक्ति सुख और चैन से ही जीवन जी रहा हो। नींद, भूख, अच्छे व्यवहार ये पैसे से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के
इलाके में नौकरी मिलती है उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, यह सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यहाँ नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम होगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा। घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। एक प्रश्न बता दी। यह आप लोगों के विचार के लिए प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग खुद सोच विचार कर देंगे, कमेंट में भेजेंगे। जैसे अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं, और ये प्रश्न क्यों लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। क्या निम्न दो कथनों का एक ही अर्थ है? कारण सहित आप बताएंगे। जैसे लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। कुछ ऐसे उदाहरण और भी आप दे सकते हैं जो आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब हम राष्ट्रीय विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा पढ़ा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी अलग अलग धारणा होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपरोक्त दिए गए प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों। इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या विरोधी हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों के बारे में विचार करना है। यह आपके लिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। आइए देखते हैं विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप यह पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है
तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, एक अन्य प्रश्न भी हम सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, उनकी प्रतिभा, रुचि के अनुसार उनमें अंतर है। और हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता का व्यवहार करने में कुशल हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं जब इनमें ही विभेद है? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे? सामान्य तौर पर हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकता है। जैसे विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए। वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 US डॉलर प्रति वर्ष से या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में ही केवल 1,820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित कहा जाता है। आय और अन्य मापदंड को हम देखेंगे।
जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं, उनके लक्ष्यों को देखा तो यह पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के तौर पर द्वारा कर सकते हैं। यहाँ तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। इस तालिका में हरियाणा 2015-16 के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़कर मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और इनमें बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 31,454 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, जो कि तालिका नंबर 1.4 में दिया गया है। पहले नंबर पर हरियाणा है। यहाँ की शिशु मृत्यु दर 2016 की दी गई है, जो प्रति 1,000 पर 35 है और साक्षरता दर 82% है। निबल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्तियों में 61 है। यहाँ हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर क्या है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, यही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसकी गणना प्रति 1,000 पर की जाती है। दूसरी चीज़ है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। और तीसरा है निबल उपस्थित अनुपात, अर्थात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ये तालिका हमें बताती है, तालिका का पहला स्तंभ ये बताता है कि केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 36 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से भी ज़्यादा अधिक है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा 1.3 तालिका में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन के पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2016 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है।
जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और बड़े बड़े खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल, मार्ट इत्यादि से भरे पड़े हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर ही समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का दूसरा स्तंभ हमें ये भी बताता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो शायद आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे आपका साथ छोड़ चुके होते। ये बच्चे स्कूल नहीं आते, या शायद उसमें से आप भी एक होते। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।